नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पुस्तक का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है। मास्टर करुणिया सिंह बेस्ट द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 11 बजे देहरादून के भंडारी बाग पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। भंडारी बाग में ROB का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:30 पर डोईवाला के सिंधवाल गांव पहुंचेंगे सीएम। इस दौरान बिंधालना नदी पर बने पुल का लोकार्पण करेंगे सीएम। दोपहर 12:50 पर तमाम विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। और इस दौरान स्थानीय जनता और जन प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। शाम 7 बजे बताया जा रहा है नर्मदा नदी को लेकर जल शपथ कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आज का मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। दोपहर 12:30 बजे डोईवाला से सिंधवाल गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पुस्तक का विमोचन उनके द्वारा किया जाएगा। जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की जाएगी, लोगों से मुलाकात करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम, पहले पुस्तक विमोचन, उसके बाद लोकार्पण और शिलान्यास। पुस्तक का भी विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। डोईवाला के सिंधवाल गांव पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। करुणिया सिंह बेस्ट की पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो आज बेहद बिजी शेड्यूल बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का। तमाम उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और आज का जो कार्यक्रम, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पहले पुस्तक का विमोचन किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा और उसके बाद शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जन प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की जाएगी, जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसी के साथ एक कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से भी जुड़ेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आज का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, उसकी जानकारी कि पुस्तक का विमोचन, योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। तो आज मुख्यमंत्री का बेहद बिजी शेड्यूल बताया जा रहा है। कार्यक्रम कई हैं मुख्यमंत्री के। इसी के बाबत जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपडेट लेते हैं। चंद्रमोहन, मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, लेकिन सीएम के आज 2 कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुबह 11 बजे भंडारी बाग में सीएम ROB का लोकार्पण शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। तो जो स्थानीय लोग के भंडारी बाग जो रेलवे लाइन है, उसको पोस्ट करने को लेकर तमाम समस्याएं सामने आती हैं, तो इस समस्या का निस्तारण करते हुए आज राज्य सरकार वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको ROB की रिश्ते सौगात देने जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। जी चलिए, ठीक है जी चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। तो बता दें आपको कि देहरादून से खबर आ रही है और आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। रमेश पोखरियाल निशंक देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 3:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी शिक्षा मंत्री की तरफ से। केंद्रीय आम बजट को लेकर संबोधित कर सकते हैं निशंक, ये जानकारी मिल रही है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे निशंक। IRDT ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन होगा। दोपहर 2:30 बजे बताया जा रहा है कि IRDT ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा मंत्री का संबोधन किया जाएगा। और यह बताया जा रहा है कि आम बजट को लेकर भी यहां पर निशंक का संबोधन हो सकता है। तो आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल होंगे। तो IRDT ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा। तो आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चंद्रमोहन, आज का जो बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या कुछ शिक्षा मंत्री कह सकते हैं? कोई जानकारी मिल रही है क्या?
जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज देहरादून में जो भाजपा मुख्यालय है वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3:45 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या विषय वो रखेंगे इस बात की पुख्ता जानकारी अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है क्योंकि 2:30 बजे देहरादून के सर्वे चौक पर IRDT ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे आम बजट को लेकर। तो संभावना ये है और उस सम्मेलन के तुरंत बाद ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो पूरी संभावना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री द्वारा की जाएगी उसमें वो आम बजट को लेकर जरूर अपनी बात रखेंगे और भी तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी वो अपनी बात रख सकते हैं। चंद्रमोहन, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन साथ रह सकता है शिक्षा मंत्री के? देखिए, शिक्षा मंत्री हर शनिवार और रविवार को देहरादून आते हैं। उनका जो जब से वो मंत्री बने हैं हमेशा उनका ऐसा ही शेड्यूल रहा है। हरिद्वार में उनका संसदीय क्षेत्र है हरिद्वार, और वो हर शनिवार और रविवार को देहरादून आते हैं। उनका आवास भी यहाँ पे है और जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी वो मुलाकात करते हैं, जो पार्टी के नेता हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है बीजेपी मुख्यालय में, उसमें बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के वो सभी उसमें मौजूद रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात केंद्रीय मंत्री आम बजट को लेकर रखेंगे। जिस तरह से जो बजट इस बार जो शिक्षा हेल्थ केयर को लेकर काफी बजट बढ़ाया गया है और तमाम जो पॉजिटिव पॉइंट्स है बजट को लेकर उन तमाम चीजों को मीडिया के सामने रखेंगे। और इस दौरान उनके साथ जो प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सभी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। 4:45 बजे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होगी। जी ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आज बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताया जा रहा है कि इसमें आम बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को हरिद्वार रोड स्थित कैलाश अस्पताल में कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ किया गया और इस दौरान सीएम का कहना है कि इस केयर सेंटर की स्थापना से प्रदेश की बड़ी आवश्यकता को पूर्ति होगी। बढ़ती बीमारियों के स्वरूप को देखते हुए उनके उपचार के लिए भी समेकित प्रयासों की जरूरत है और राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता हमारे लिए चुनौती रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए गए हैं और इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैलाश अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर महेश शर्मा का प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सहयोग के लिए आभार भी जताया। तो कैंसर सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। कैलाश अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर महेश शर्मा का आभार भी मुख्यमंत्री ने जताया। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। तो ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया और इस सेंटर के बनने से प्रदेश के लोगों को बेहद सहूलियत मिलने वाली है। तो जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं उसको देखते हुए ये कैंसर सेंटर बेहद उपयोगी होने वाला है। बाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 2 करोड़ 14 लाख के 530 किसानों को ब्याज मुक्त चेकों का वितरण किया और इस दौरान उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और जिसके चलते प्रदेश सरकार ने किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को बिना ब्याज के ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 2 करोड़ 14 लाख के 530 किसानों को ब्याज मुक्त चेक वितरित किए। मैं दिलबाग सिंह, मदन कौशिक जी, यशपाल आर्य जी योजना के अंतर्गत ब्याज रहित ऋण। और वहीं उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक सभागार में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण शून्य ब्याज दर कृषि ऋण योजना के तहत आयोजित वृद्ध ऋण वितरण कार्यक्रम में राज्य मंत्री धनानंद ने शून्य ब्याज दर पर विकासखंड की 9 समितियों के माध्यम से 343 किसानों को 2 करोड़ 44 लाख 64,500 रुपए का ऋण कृषि
एवं बागवानी और जिला सहकारी बैंक की 3 शाखाओं के माध्यम से 48 किसानों को कृषि, बागवानी और पशुपालन के लिए 55,60,000 का ऋण चेक के माध्यम से वितरित किए। और इसके अलावा जिले के भटवाड़ी, डुंडा, चिन्याली, सौड़, पुरोला और मोरी ब्लॉक में भी किसानों और पशुपालकों को ऋण के चेक वितरित किए गए। और सभी मोर्चों के हमारे दीप प्रज्वलित करते हुए माननीय मुख्य अतिथि। और देखिए, प्रदेश भर में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर के 25,000 से ज्यादा किसानों को 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का ऋण शून्य ब्याज में उपलब्ध कराया, और जिसका शुभारंभ सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। और इसके तहत पाबो ब्लॉक में भी उपाध्यक्ष UTC मातवर सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में वो पहुंचे, और मातवर सिंह रावत ने पाबो ब्लॉक में 98 लाभार्थी किसानों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याणकारी योजना के चेक वितरित किए। और आज हम 3 लाख तक ब्याज मुक्त दे रहे हैं। समूह को 5 लाख को पूरा करने का काम हमारे उत्तराखंड के किसान कर रहे हैं। इसलिए मैं महेंद्र सिंह छानी। और चलिए, उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में आज 47 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 96,000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य में 96,478 संक्रमित मरीजों में पुष्टि हो चुकी है। और राज्य में 24 घंटे की बात की जाए तो 50 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य में अभी तक 92,519 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 937 एक्टिव केस राज्य में इस वक्त मौजूद हैं। और आज 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, और 1,664 संक्रमित मरीजों की अब तक राज्य में मौत हो चुकी है। कोरोना का अपडेट आपको दे रहे हैं। 47 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं पिथौरागढ़ के बेरीनाग में जिला सहकारी बैंक द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण शून्य ब्याज दर कृषि ऋण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकासखंड बेरीनाग के सभागार में कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार दत्त जोशी ने 281 काश्तकारों को 1 करोड़ 10 लाख का ऋण वितरित किया, और काश्तकारों से इस ऋण को लेकर स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की अपील भी की गई। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि कांग्रेस की सोच खून की खेती वाली है। किसान आंदोलन पर नरेश बंसल ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इसमें किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज पूरी दुनिया का फोकस उस तरफ है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सांसद नरेश बंसल जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से अब हालात बन गए हैं, यानी कि ना तो किसान भी चढ़ रहे हैं और न सरकार उस तरह से जिस तरह से उनकी मांग है उस पर कहीं ना कहीं वो नहीं हट रही है, तो क्या होंगे हालात, क्या मानते हैं? आज चक्का जाम भी है, और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई संशोधन होगा? नहीं, संशोधन के लिए सरकार पहले दिन से तैयार है। 12 दौर की जो वार्ता चली है उसमें हमेशा किसान बंधुओं से माननीय कृषि मंत्री जी ने निवेदन किया है कि जिन बिंदुओं पर आपको संशय हो हम उनका निराकरण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन है क्या कि ना कोई बिंदु बता रहा है, ना कोई उसमें कोई कमी बता रहा है, क्योंकि कमी कोई है नहीं, लेकिन केवल कुछ राजनीतिक दलों के कारण से कुछ माहौल ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कानून वापस लो। सर, जिस तरह से कल कृषि मंत्री का बयान आया नरेंद्र तोमर जी का, उन्होंने संसद में कहा है कि खून की खेती करना चाहते हैं कुछ लोग, उसे लेकर के आज पूरे देश में अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। क्या कहेंगे आप उस पर? निश्चित रूप से जिस प्रकार से 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर हुआ वो निंदनीय है, और कुछ लोगों की ये मंशा रही होगी, उसको देखकर लगता है कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो गोली चलाए, खून बहे। लेकिन 400 के करीब पुलिस वाले घायल तो हुए, लेकिन उन्होंने संयम का परिचय दिया। इस देश के अंदर जो दोहराना चाहते थे, जिन्होंने निहत्थे संतों पर गोलियां बरसाई दिल्ली के अंदर, जिन्होंने बड़े किसान आंदोलनों पर भी गोलियां लाठियां बरसाई, वो चाहते थे कि इस तरह का काम हो, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए मैं सरकार को और वहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संयम का परिचय दिया।
कील कांटों को लेकर के भी कल राकेश टिकैत ने खुद और मिट्टी डाल करके कहा कि ये कील बोएंगे, हम फूल बोएंगे। एक तो ये हो गया, दूसरी बात एक और है कि अब कब तक, आपको क्या लगता है कब तक चलाए? क्यों, मतलब आपको लगता है कि पूरा देश कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है? देखिए, सब लगता है, लेकिन ये सबको समझना पड़ेगा। देश भी इस बात को समझेगा, हमारे किसान बंधु भी समझेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें से 86% किसान जो छोटा है, जिसको लाभ मिल रहा है, वो अपने खेतों में काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग उसको भी बरगला करके किसी न किसी रूप से ला रहे हैं। और सरकार हमेशा तैयार है, किसानों के हित की सरकार है, किसानों की सरकार है। किसानों की आय दुगनी करना, किसान की आय 2022 तक दुगनी करना, इस लक्ष्य को लेकर के किसान के हित में सरकार निर्णय ले रही है। उसमें कहीं कोई बाधा होगी तो उसको किसान सरकार दूर करेगी। धन्यवाद सर। चलिए, तो सांसद नरेश बंसल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह के हालात बने हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरे दल, विपक्षी दल जिम्मेदार है। और आज पीएम द्वारा भी अपील की गई थी, उस पर भी किसानों ने ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे भी उन्होंने दूसरे दलों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका साफ तौर पर कहना कि किसानों की आमदनी दुगनी करना सरकार का लक्ष्य है और वो जल्द ही पूरा होगा। आने वाले दिनों में इसका सोल्यूशन भी निकलेगा, ये इनका दावा है। ये तो वक्त बताएगा कि ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा और कब तक इससे इस समस्या का समाधान हो पाएगा। जसबीर सिंह, हिंदी खबर, लक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने किसानों को सौगात दी है। सरकार ने किसानों के लिए 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम आज से शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून से इस योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में 100 स्थानों पर एक साथ ऋण वितरण कार्यक्रम किया गया। योजना के तहत 25,000 किसानों को इसका लाभ भी दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने किसानों को सौगात दी है। सरकार ने किसानों के लिए 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम आज से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल परिसर में इस योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 25,000 किसानों को खेती किसानी के साथ ही मत्स्य पालन, जड़ी बूटी, मुर्गी पालन, मौन पालन आदि के लिए ऋण दिया गया। प्रदेश भर में 100 स्थानों पर एक साथ ऋण वितरण कार्यक्रम किया गया। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 3 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण वितरण का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने इस योजना का आगाज किया। एक ही दिन में 100 स्थानों पर 25,000 लोगों को कृषि के साथ कृषि उपकरणों, मत्स्य पालन, जड़ी बूटी उत्पादन, मुर्गी पालन, मौन पालन के लिए ऋण वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसानों से जो वायदे सरकार ने किए हैं उन्हें सरकार पूरा कर रही है। काम किया है और जो ऋण योजना हमने प्रारंभ की थी सरकार आने के बाद, उससे हमारा किसान भी प्रोत्साहित हुआ, सरकार भी प्रोत्साहित हुई है कि किसानों ने बहुत अच्छा, या हम कहें कि उनका सदुपयोग किसानों ने किया है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमने आज 3 लाख रुपए तक का ऋण किसान को व्यक्तिगत रूप से और समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण, ये बिना ब्याज का उसका प्रारंभ किया है ताकि हमारे किसान खुशहाल हों। प्रदेश के किसानों ने भी सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। 2017 में सरकार ने किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख रुपए का ऋण दिया था। सरकार ने ये बात भी कही कि योजना के अच्छे परिणाम सामने आने पर सरकार ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला लेगी। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण ही मुझे यह अवार्ड मिला है और एक दूर दराज के गांव के क्षेत्र में रहने वाला किसान, मेरी ये 40 साल की तपस्या आज सफल हुई है। और मुझे एक इस संदेश किसानों को दे रहा हूँ कि कृषि के क्षेत्र में भी कुछ है। अगर कोई मेहनत से काम करेगा तो कृषि के क्षेत्र से भी आप अपने आप को बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। मेरा ये आज के युवा किसान के लिए विशेष ये है कि भाई किस कृषि की ओर आइए और जैविक खेती अपनाइए। ये मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी किसानों का हौसला बढ़ा सकते हैं। बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अलावा प्रदेश की 200 बहुउद्देश्यीय कृषि ऋण सहकारी समितियों को कंप्यूटराइजेशन के लिए हार्डवेयर भी वितरित किए गए।
सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन पर लगभग 40 करोड़ की राशि खर्च की गई। इसमें 25% धनराशि राज्य सरकार के माध्यम से दी गई। इतना ही नहीं, सरकार ने मार्च 2021 तक प्रदेश की सभी सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां प्रदेश की सभी बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समितियां कंप्यूटरीकृत होंगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य के इतिहास में हमारी सरकार द्वारा आज 25,000 किसानों को 3 लाख रुपए तक का 0% में हम ऋण देने का आज शुभारंभ किया गया। 101 स्थानों पे आज कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हुए हैं और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का देहरादून से शुभारंभ किया है। 50,000 से ज़्यादा किसान आज इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में एकत्रित हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए महिला समूह कोई भी अगर काम करना चाहे उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण हमारी सरकार 0% में दे रही है और देश की ये पहली सरकार है जो किसानों को इस प्रकार से 0% पे ऋण दे रही है। कुल मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना से किसानों की आय को दोगुना करने में काफी मदद मिलेगी। जरूरत बस इस बात की है कि सरकार की इस योजना का लाभ लाभार्थियों तक जरूर पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने का सरकार का लक्ष्य जरूर हासिल हो पाएगा। देखना होगा कि सरकार की ये योजना किसानों के लिए कितनी लाभकारी साबित होती है। अंकित काला, देहरादून, हिंदी खबर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुमाऊं भ्रमण के तहत बेरीनाग पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने और 2022 में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार को लाने गांव-गांव जाकर कांग्रेस की नीतियों को लोगों को बताने को कहा। प्रदेश की बीजेपी सरकार पर विकास विरोधी सरकार होने का आरोप भी लगाया गया और साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार के द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया गया है। प्रदेश के प्रशिक्षित बीपीएड और बीएड प्रशिक्षित सड़कों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बेरोजगारों की सुन नहीं रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता मुझ में जोर भर रहे हैं और जिस तरीके से सब हमारे पुराने नए साथी, आप देखो जिन लोगों ने मुझे परसों चुनाव लड़ाया, कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि मैं जल्दी जा रहा हूँ। यदि मुझे मालूम होता कि सब इस तरीके से आएंगे तो मैं ज़रा सा और टाइम लगाता। तो ये सब पुराने साथी सहयोगी सब आ रहे हैं और नए नौजवान भी आ रहे हैं, नई पीढ़ी तैयार हुई है कांग्रेस की। यहाँ बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत काशीपुर पहुंचे। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मौजूद जन समूह ने पुलिस महानिदेशक के सामने तमाम मुद्दों को रखा। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोगों और जन समूह ने सीपीयू और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर में चेकिंग को खत्म करने के मुद्दे समेत तमाम मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि सीपीयू ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चालान वसूलना नहीं है। काशीपुर में जनसंवाद के दौरान जनता की ओर से सीपीयू और ट्रैफिक पुलिस के चालान के नाम पर जुर्माना वसूलने और लोगों को परेशानी करने की काफी हिदायतों पर, काफी शिकायतों पर आने पर डीजीपी अशोक कुमार ने हिदायत दी कि कुछ दिनों के लिए हेलमेट का चालान करना बंद कर दिया जाए। मान्यवर सर्वप्रथम आपके काशीपुर पहुंचने पर वो घर से गायब हो गए। खबर काशीपुर से है, जहां बीजेपी विधायक हरभजन चीमा का बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस पर एडवांस वेपन न होने पर अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं, बड़े सवाल उठाए गए हैं। उपद्रवियों को पुलिस का डर नहीं, ये हरभजन सिंह चीमा की तरफ से कहा गया। पुलिस ऑफिसर उपद्रवियों से निपटने में सक्षम नहीं है, ये अपनी ही सरकार पर हमला बोला गया। अपनी ही सरकार की खामियों को गिनाया। पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों की कमी से शहर में घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, अपराध बढ़ गया है। तो जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस की कार्यशैली पर हरभजन सिंह चीमा ने सवाल उठाए हैं और ये कहा कि उपद्रवियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है और यही वजह है
कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो पुलिस ऑफिसर उपद्रवियों से निपटने में सक्षम नहीं है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। तो पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों की बात यहां पर की गई चीमा की तरफ से। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं हरभजन सिंह चीमा, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। अगर है ही नहीं तो खड़ी कहां से हो। दूसरी चीज मैंने देखी है कि जो पुलिस हमारे पास है भी, उनके पास जो शस्त्र है वो अभी पुलिस को सुसज्जित नहीं करते। पुलिस का दबाव बनना चाहिए, डर बनना चाहिए, भय बनना चाहिए, वो पुलिस का भय नहीं है। हालत यहां तक आ गई कि पहले हमने कभी ऐसा नहीं सुना था कि खाकी वर्दी को किसी आदमी की हिम्मत हाथ डालने की पड़ गई। आज हमें कभी कभी यह भी सुनने को मिला है कि साहब वहां तक खाकी वर्दी गई और उनसे कुतुबा में हुई और उनकी हिम्मत उसकी वर्दी तक पहुंच गई। उसका मेन कारण यही है कि पुलिस के पास ऐसे वो नए वेपन नहीं है। इन वेपनों से काम नहीं चलता। तीसरी चीज, पुलिस के पास आज अगर एक आध जीप है तो क्योंकि। और वहीं जसपुर में आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए विधानसभा में भेजी जा रही वीडियो वैन को आप नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीडियो वैन आप पार्टी के आवास विकास रोड स्थित पार्टी के कार्यालय से शुरू हुई। यहां आप नेता अजय अग्रवाल और डॉक्टर यूनुस चौधरी ने वीडियो वैन के बारे में विस्तृत जानकारी दी और साथ ही हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। आप नेता अजय अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 70 वीडियो वैन 45 दिन तक हर विधानसभा में जाकर 1 लाख लोगों के बीच पार्टी का प्रचार करेगी और आपकी दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली में किए गए विकास के कार्यों को बताया जाएगा। उत्तराखंड में 8 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं और सभी सरकारी और गैर सरकारी जूनियर स्कूलों को कोरोना रोकथाम की व्यापक व्यवस्थाओं के बीच खोला जाएगा और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अभी से कमर कस ली है। यहां गढ़वाल मंडल का जिम्मा संभाल रहे अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने पौड़ी जिला समेत गढ़वाल मंडल के समस्त शिक्षा स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही स्कूलों को खोला जाए। इससे पहले सभी व्यवस्था को जांच लिया जाए। इसमें स्कूल में सैनिटाइजेशन के साथ थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क पहनकर ही छात्रों को स्कूल में एंट्री दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और इसके संबंध में स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।